बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स से पर्टिकुलरली हमने बात की थी लिपिड्स की, प्रोटीन्स वगैरह की, कि वो जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोल ऑफ लिपिड्स in plasma membrane, functions of lipids in plasma membrane। अच्छा बेटे, इसमें इस तरह से था कि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डबल लेयर्ड अरेंजमेंट शो करते हैं और इस डबल लेयर अरेंजमेंट को हम लिपिड बाइलेयर का नाम देते हैं। बेसिकली ये क्या, दिस इज़ अ लिपिड बाइलेयर। और ये जो लिपिड्स है जो यानी डबल लेयर स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट शो कर रहे होते हैं, बेसिकली ये क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये फॉस्फोलिपिड्स के आएंगे। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनके जो आउटर एंड से या हेड वाला एंड हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोफिलिक होता है, और इन्हें जो टेल वाला पोर्शन था वो क्या था, हाइड्रोफोबिक। यहाँ पे देख लेना आउटर साइड पे भी वाटर आता है, तो इसलिए ना आउटर लेयर के जो हाइड्रोफिलिक एंड्स होंगे वो आउटवर्ड डायरेक्टेड होंगे, जबकि जो इनर लेयर है इसके लिपिड बाइलेयर में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स की उसके हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, दे आर डायरेक्टेड इनवर्ड। और उसकी रीज़न क्या होती है कि इनर जो साइटोप्लाज्मिक जो पोर्शन होगा उसमें मेन जो कंपोनेंट है वो वाटर है। एनीवे बेटे, ये जो लिपिड्स हैं हमने इससे पढ़ा था कि दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, एक है उसमें सैचुरेटेड और सेकंड हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, लो। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होते हैं। अब एक तो ये जो लिपिड बाइलेयर होगी उसके को जो है वो फ्लेक्सिबल बना देते हैं, यानी एक उसको क्या करेंगे, दे विल मेक इट फ्लेक्सिबल। और सेकंड जो मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रोल होगा कि दे मेंटेन द फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो उसकी फ्लूइडिटी होती है उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। अब देखिए ना, अगर यही जो फॉस्फोलिपिड है उसमें मैक्सिमम अगर सैचुरेटेड होते फैटी एसिड्स तो वो फिर उसकी जो फ्लूइडिटी थी वो कम हो जाती। अब यहाँ पे फ्लूइडिटी मेंटेन रह रही है, वो किसकी वजह से, अनसैचुरेटेड। इवन कि हम ख़ास तौर पे ये बात करेंगे चैप्टर 10 के अंदर, ये जो प्लांट्स होते हैं जो कोल्ड एरियाज़ के हैं वहाँ पे ये होता है कि बाज़ का एनवायरमेंटल टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर जो था वो ज़ीरो और इवन उससे भी ज़्यादा फॉल कर जाता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्रीज़ नहीं होती, वो सॉलिडिफाई नहीं होगी। उन प्लांट्स में मेन रीज़न जो होती है ना कि लो टेम्परेचर में भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉलिडिफाई नहीं हो रही है, वो अपनी फ्लूइडिटी मेंटेन कर रही है। उसके मेन रीज़न क्या है, दे इंक्रीज़ द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, सेकेंडली इसमें आ जाता है जो कोलेस्ट्रॉल है, वो भी हमने पढ़ा था कि जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो एक तरह का वेज के तौर पे काम करता है, लेकिन जो ओवरऑल इसका हम कह सकते हैं रोल बनता है वो ये कि इट स्टेबलाइजेज अंडर हाई टेम्परेचर्स, कि जो हाई टेम्परेचर होगा उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको स्टेबल रखेगा। बात समझ आ रही है कि उसको ये क्या करता है, स्टेबल रखता है। उसको जब वो हाई टेम्परेचर में जब वो ब्रेक डाउन या उसको डैमेज नहीं होने देता, यानी टेम्परेचर जब वो स्टेबलाइज़र के तौर पे ये काम करेगा। बाकी रह गया चूँकि ये लिपिड
बाइलेयर होती है मेनली, और लिपिड बाइलेयर जो होती है ना, इसमें से जो लिपिड सॉल्युबल होंगे उनके लिए क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, वाइल जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, या सिंपली आप कह लें कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये लिपिड बाइलेयर की वजह से क्या होगी, इम्परमिएबल हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिपिड बाइलेयर में से जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे और आयनिक सब्सटेंसेस या आयनिक जो पार्टिकल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली क्या था, लिपिड बाइलेयर का जो था वो इसमें फंक्शन है। बाकी बेटे एक हमने पढ़ा हुआ भी है, आगे चल के मैं खैर बात करता हूँ इसमें ना, कि लिपिड मॉलिक्यूल के साथ जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन करके वो बना देते हैं बेसिकली जो है एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जिसको आप ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। वो सेल सरफेस मार्कर के तौर पे काम करेगा। एनीवे हम नेक्स्ट हेडिंग के साथ उसको डिस्कस करेंगे। अब बेटे हम नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसा यहाँ पे था ना, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह से नेक्स्ट जो है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रोटीन्स जो होंगी उनका क्या रोल होगा, वो क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। देखें जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने यह कहा था ना कि आयनिक जो या चार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप के जब वो प्रोटीन्स होती हैं वो उनको क्या करेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास ऑन होने देंगी। देखें ना, जिस वक्त हम एक सेल की रिक्वायरमेंट्स या नीड्स को देखते हैं तो भाई उसमें कई चार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं, आयनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं विच आर नीडेड बाय द सेल। तो अब ना अगर लिपिड बाइलेयर उनको अलाउ नहीं कर रही है, देन हाउ अ सेल विल गेट दो सब्सटेंसेस। तो उसके लिए आसान सी बात यह है कि देयर विल बी स्पेशल प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसेज ऑफ सच चार्ज मॉलिक्यूल्स आर आयंस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके लिए ना मैं एक इस तरह से शो कर देता हूँ, बी अटेंटिव प्लीज़। ये देखें जिस तरह से मैं एक यहाँ पे भी ये लिपिड बाइलेयर के लिए ना ये लिपिड मॉलिक्यूल्स शो कर दिए, और उसमें ये देख लें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो उनके एंड से ये नज़र आ रहे हैं। और साथ ही बेटे यहाँ पे देखें ये जो बीच में स्पेस आपको नज़र आ रही है, इसमें हम ये ऐसे ना, ये एक प्रोटीन का ये मॉलिक्यूल मैंने शो इस तरह से किया, ये दूसरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, और इनके दरमियान में क्या है, ये एक ना इस तरह से हमें पाथ नज़र आ रहा है, और इस पाथ को आप क्या कहेंगे, चैनल। तो इस बेस पे बेटे ये वाली जो प्रोटीन्स होती हैं इनको हम चैनल प्रोटीन्स का नाम देते हैं। और ये जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं ना, ये क्या करेंगे, वो जो चार्ज आयंस या मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ उन्हीं को क्या करती हैं, यहाँ से पास ऑन होने देती हैं इस चैनल के थ्रू। तो हम इनको चैनल प्रोटीन कह देते हैं। सिमिलरली ना यहाँ पे एक प्रोटीन मैं इस तरह से ये शेप से ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल आपको यूँ नज़र आ रहा है, थोड़ी सी ये डिफरेंट शेप ये बना रहा हूँ। ये वाला जो होगा इसको हम नाम देते हैं कैरियर प्रोटीन्स का। व्हाट आर दिस? कैरियर प्रोटीन्स। और ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करेंगी कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे उनको इस तरह से कैरी करेंगी आइदर इनटू और आउट ऑफ द सेल, यानी उसके साथ पहले ना वो बाइंड करेंगी, फिर उसको जब वो क्या है उनके कन्फर्मेशन के अंदर चेंज आती है, उनमें शेप में चेंजेस आती हैं, एंड दस दे कैरी दोस मॉलिक्यूल्स आर आयंस आइदर इनटू और आउट ऑफ द सेल। तो ये कैरियर प्रोटीन्स हैं। तो आप देखें ना यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स जो पहला आ गया
कि प्रोटीन्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट के अंदर काम यानी रोल उनका मेन है। यानी नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, और उसमें कौन से थे ये मटेरियल्स जो कि क्या होते हैं, आयनिक हैं या चार्ज मालिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इन प्रोटीन्स के थ्रू जब वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। और वो फिर 2 तरह की हैं, एक चैनल प्रोटीन्स हैं और दूसरी कौन सी हैं, कैरियर प्रोटीन्स। फिर बेटा इसी तरह से नेक्स्ट इसमें मैं एक प्रोटीन के लिहाज से लिख रहा हूँ कि कई ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो रिसेप्टर्स के तौर पे काम करती हैं। अब देखें ये ख़ास तौर पे जो रिसेप्टर्स हैं ना, ये क्या करेंगे कि दीज विल रिसीव केमिकल सिग्नल्स। ये क्या करते हैं, जो केमिकल सिग्नल्स होंगे उनको क्या करेंगे, ये रिसीव करते हैं। अब देखें ये जो केमिकल सिग्नल्स हैं ना, जो ये रिसीव कर रहे हैं रिसेप्टर्स, वो मैं आपको यूँ बता देता हूँ कि देखो जिस तरह से हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम है ना, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। आपने सुना होगा कि जो हार्मोन्स हैं वो एक टारगेट साइट होती है जहाँ पे जाके वो क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं। अब वो टारगेट साइट इस तरह से है कि वो एक टिश्यू भी हो सकती है, वो एक ऑर्गन भी हो सकता है, इवन कि कोई ग्लैंड भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था, किडनीस वाले जो है वो टॉपिक के अंदर, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब देखें ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, वो यूरिन फॉर्मेशन को कम करता है। और कैसे काम करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जब इंक्रीज़ हो जाती है, यानी किडनी में वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और रीएब्जॉर्ब जब होगा तो यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगी। अब देखें ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है, जो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब। कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। कौन सा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब वो जाके अफेक्ट कर रहा है कहाँ पे, किडनीज़ के ऊपर। हालांकि वो ब्लड के अंदर शामिल होता है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, बट इट विल अफेक्ट ओनली किडनीज़। वजह क्या होती है कि वो जो हार्मोन्स हैं ना, या हार्मोन के जो मालिक्यूल्स होंगे, दे विल बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स। वो क्या करते हैं, वो मैसेंजर्स हैं ना, बेसिकली वो मालिक्यूल्स हैं, वो बाइंड करेंगे या उनको रिसीव करेगा, रिसेप्टर प्रोटीन्स होंगी कहाँ पे, जो किडनी के ट्यूब्यूल्स वाले सेल्स होते हैं वहाँ पे। इसी तरह से बेटे अगर आप देखें, एक आपने हार्मोन पढ़ा था इस तरह से, पिट्यूटरी ग्लैंड ही बनाता है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, नाम से ज़ाहिर है थायराइड ग्लैंड के ऊपर अफेक्ट करेगा। रिलीज़ कहाँ से हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो ब्लड के थ्रू क्या होगा, दैट मे सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, बट इट विल ओनली अफेक्ट द थायराइड ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन आवर नेक रीजन। बेसिक रीज़न उसकी क्या होती है कि उसके लिए जो रिसेप्टर मालिक्यूल्स हैं विच आर एक्चुअली प्रोटीन्स, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब इसी तरह से बेटे मैं इसमें एक ज़िक्र कर देता हूँ, फीमेल में एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से बन रहा है, और ये जाके जो ओवरीज़ हैं, अब देखें ना, ये ओवरीज़ के ऊपर अफेक्ट करेगा, और ओवरीज़ में भी कहाँ पे, जो फॉलिकल्स होते हैं, जो कवरिंग्स हैं सेल्स की अराउंड द एग, यानी अराउंड द एग जो फॉलिकल्स होती हैं उनके ऊपर अफेक्ट करेगा। अब देखें रिलीज़ कहाँ से हुआ, पिट्यूटरी से, लेकिन एब्डोमेन में जाके ओवरीज़ के ऊपर इसका क्या था, रोल था। तो कहने का मतलब ये है कि ये ख़ास तौर पे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये भी प्रोटीन्स हैं, और डिफरेंट टाइप के जो केमिकल सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको ये रिसीव करते हैं, और आगे अपने क्या है वो एक सेल के अंदर चेंजेस लेके आएंगे, और उसके लिहाज से क्या करता है सेल जब वो फंक्शन। मिसाल के तौर पे ये TSH था, जब थायराइड के सेल्स के साथ बाइंड करेगा, अब उनको स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं वो हार्मोन थायरॉक्सिन बनाना शुरू कर देते हैं,
तो ये देखें आप ना, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, वो बॉडी के अंदर यानी ग्रोथ के ऊपर भी अफेक्ट करता है, बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेगा, सो एंड सो फोर्थ। बातें समझ आ रही हैं? अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ इस तरह से, नेक्स्ट जो प्रोटीन्स का फंक्शन है, एंजाइम्स। अब देखें, आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि केमिकली जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर है। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। भाई कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट, लेकिन वो क्या है, किसी न किसी केमिकल जो प्रोसेस होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स, लेकिन वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। मीनिंग ये है कि वो एंजाइम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। एंजाइम का काम ही क्या होता है? दे कंट्रोल एंड स्पीड ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब इसमें ना आपकी बुक में जो एक एग्जांपल दी हुई है, एडिनाइलेट साइक्लेज, ये एक एंजाइम है, बेसिकली एक प्रोटीन है जो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, और ये क्या करेगी कि जो ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को CAMP, यानी देखें ना, A फॉर एडिनो, T फॉर ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ना उसको ये C फॉर साइक्लिक, AMP क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी उसको ना ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक मोनोफॉस्फेट के अंदर क्या है? कन्वर्ट कर देता है। अब देखें, ये जो इस तरह से मोनोफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो रहे हैं, ये ना, ये भी जैसे हमने वहाँ पे कहा था ना, वो जो हार्मोन्स आ रहे होते हैं वो एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स हैं। क्या थे वो? यानी जो हार्मोन्स है वो एक तरह के मैसेंजर्स है। तो ये CAMP भी जो होता है ना, वो भी मैसेंजर के तौर पे काम करता है। मतलब वो सेल के अंदर ना डिफरेंट टाइप के जो आप कह सकते हैं जो मैसेजेस है वो कैरी करेगा, यानी उसके अंदर फर्दर जो है वो केमिकल जो पाथवे है उसको स्टार्ट कर देगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो फ़िलहाल ये कि इसमें इतना आपने ध्यान में रखना है कि जो एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, लेकिन ATP को CAMP के अंदर कन्वर्ट कर रही है। और ये जो है ना, चूँकि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसलिए उस प्रोटीन को हम कहते हैं कि वो क्या है? एंजाइमेटिकली काम कर। आखिर में बेटे इसका जो आ जाता है वो है एंटीजन, यानी कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो कि एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। अच्छा बेटे देखें, जब भी आपने मैट्रिक लेवल पे एंटीजन का वर्ड पढ़ा था ना, वो एंटीजन क्या था कि A और B आपने पढ़े हैं, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होते हैं। एंटीजन्स क्या थे? A और B थे, जो कहाँ पे होते हैं? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एंटीजन जो होता है ना, हम ये कहते हैं कि वो बेसिकली ऐसे मालिक्यूल्स हैं या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। यानी एंटीजन्स क्या हैं कि विच स्टिमुलेट द बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब देखें, जब जिस वक्त जब वो एक पर्सन का ब्लड दूसरे को लगाया जाता है, अगर वो मिस मैच कर जाए तो फ़ौरन क्या होंगी? यानी एक पर्सन का ब्लड ग्रुप A था, आप उसको B लगा देते हैं, जैसा डिफरेंट आएगा ना तो क्या होगा? उस पर्सन की बॉडी के अंदर ना एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं? B बनेंगी। क्यों? जो आने वाले ब्लड सेल थे वो एंटीजन B था, अब उनको डिस्ट्रॉय करना है कि वो प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं थे, तो एंटीबॉडीज़ भी उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। इसी तरह से बेटे एक याद रखिएगा, ये जितने भी जर्म्स होते हैं वो वायरसेस हैं, वो बैक्टीरिया हैं। ज़ाहिर उन वायरस और बैक्टीरिया की बिना अपनी प्रोटीन्स होती हैं। यानी अगर एक बैक्टीरियल सेल आप लेते हैं, उसकी सेल वॉल होगी, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, और वो जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी की प्रोटीन से डिफरेंट होती हैं। वो हमारी बॉडी की प्रोटीन से क्या होंगी? डिफरेंट। जब बेटे वो डिफरेंट प्रोटीन्स है ना, जैसे ही एक बैक्टीरियल सेल हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी में आएगा, दो चीज़ें हैं, उस डिफरेंट प्रोटीन की बेस पे हमारे वाइट ब्लड सेल उसको एक तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसको क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो प्रोटीन है
ये हमारी बॉडी की नहीं है। और दूसरा वो जो जैसे डिफरेंट प्रोटीन नज़र आएगी उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में यही वाइट ब्लड सेल की टाइप एक होती है, वो क्या एंटीबॉडीज भी बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोटीन्स थी ना ये एंटीजेंस के तौर पे काम करती हैं, और एंटीजेंस के बेस पे क्या होगा, हमारा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो बॉडी के अपने सेल्स को भी क्या रिकग्नाइज कर लेता है। और अगर कोई बॉडी से डिफरेंट कोई एक सेल है, चाहे वो कोई बैक्टीरियल सेल है या फिर कोई जर्म था, जैसे कि हम कहते हैं कि वो प्लाज्मोडियम जैसे आ रहा है, या इवन के कोई वायरस है, उसको फ़ौरन आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे और उसको क्या है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दूसरी बात यह है कि देखें हमारे अपने बॉडी के सेल्स जो है उन पे भी तो प्रोटीन्स हैं ना, उनको भी आप एंटीजेंस कह लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है ना अपनी बॉडी के प्रोटीन्स के अगेंस्ट है वो क्या है एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती। हाँ, एक बेटा आप लोगों ने ना पढ़ा होगा किडनी ट्रांसप्लांट की, जब हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट में क्या था, एक पर्सन डोनर है, दूसरा पेशेंट था, यानी उस डोनर जो हेल्दी होता है उसका हम किडनी निकाल के रिसिपिएंट में लगाते हैं। ये नहीं है कि सिंपली ब्लड ग्रुप आपने मैच किया है, बल्कि क्या करते हैं कि हम उसके ना टिश्यू केमिस्ट्री को भी मैच करते हैं। अब टिश्यू केमिस्ट्री अगर मैच ना करे, और टिश्यू या सेल्स की केमिस्ट्री से मीनिंग क्या होता है, यही हम एंटीजेंस को ही मैच कर रहे होते हैं। भाई अगर डोनर का थोड़ा सा भी डिफरेंट था, यानी केमिस्ट्री के लिहाज से डिफरेंट किडनी है, तो जो रिसिपिएंट होगा, जो पेशेंट की बॉडी होगी, वो उस किडनी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसलिए ना ये देख लें, ये एंटीजेंस होते हैं वो प्रोटीन्स हैं, और किस तरह से हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो अपने सेल्स को भी जब वो रिकग्नाइज कर रहा है, अगर कोई डिफरेंट टाइप का सेल जो होता है ना वो हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको भी किस तरह से रिकग्नाइज करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये क्या थे बेसिकली फंक्शंस थे किसके जी, प्रोटीन्स के, जो कि क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। अच्छा बेटे अब हम नेक्स्ट आते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था ना, ये सिर्फ लिपिड्स और प्रोटीन्स ही नहीं थे, बल्कि उसमें क्या थे जी, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या प्रोटीन या लिपिड के साथ क्या वो अटैच होंगे, तो वो क्या थे ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। तो इस तरह से ना अब वहाँ पे जो फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनका क्या काम है। बेटे देखें यहाँ पे मैं एक आसान सा इसके लिए ना ये वर्ड एक लिख रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन दे विल मेक सेल सरफेस मार्कर्स। ये क्या बना देते हैं, सेल सरफेस मार्कर्स हैं वो बना देंगे। और ये सेल सरफेस मार्कर्स जो होते हैं ना, ये जिस तरह से आप देखते हैं ना किसी चीज़ का जो नेम टैग होता है, बात समझ आ रही है कि नहीं, ये क्या होंगे, वो नेम टैग के तौर पे ये काम करते हैं। यानी जो नेम टैग है ना उसके बेस पे आप क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो नेम टैग्स हैं इनको हम एक और भी नाम देते हैं, नेम टैग्स और आइडेंटिटी मार्कर्स भी आप कह लें। जैसे मैंने कहा ना कि नेम टैग्स के बेस पे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये उस लिहाज से फिर क्या है, दीज आर आइडेंटिटी मार्कर्स। अब जिस तरह से प्रोटीन्स होती हैं उसकी एक बहुत बड़ी वेराइटी है। अब ना हर एक प्रोटीन के साथ अगर एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहा है तो ज़ाहिर ग्लाइकोप्रोटीन बनेंगे। फ़र्ज़ कर लें मैं यूँ कहता हूँ कि प्रोटीन एक ही थी या दो डिफरेंट दो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम प्रोटीन के हैं, लेकिन उसके साथ दोनों के ना डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो क्या है, डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी। अगर दोनों प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन सेम कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जिससे अटैच होंगे, फिर भी बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जो सेल होता है ना
उसके जो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक जैसी हों, वो डिफ़र करती हैं। और ख़ास तौर पे ना जो उनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं वो भी उसी तरह से क्या करेंगे, डिफ़र करेंगे एक दूसरे से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वैरायटी ऑफ सेल्स हमारे पास बन जाएगी, और वो जो वैरायटी है सेल्स की उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट जो हमें ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो नज़र आएंगे, और उन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के बेस पे हम क्या करते हैं, सेल्स को जब वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मार्कर्स। अब ये देखें, सबसे पहली बात वो जिस वक्त ना हम कहते हैं ना कोई एक टिश्यू बनती है, टिश्यू बनाते हुए क्या है, जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होंगे, जो क्लोजली रिजेंबलिंग सेल्स होते हैं, दे कम टुगेदर, दे स्टिक टुगेदर टू मेक अ टिश्यू। अब देखिए मिसाल के तौर पे एक मसल बन रहा है, उसके अंदर मसल सेल्स आके क्या होते हैं, अगट्ठे। जब मसल सेल्स जो अगट्ठे होंगे वो आपस में मिल के इस तरह से क्या करेंगे, एक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू बना देते हैं। तो भाई मस्कुलर सेल्स या मसल सेल्स ही अगट्ठे होकर मसल बना रहे हैं। तो ये सिमिलर सेल्स को आपस में अगट्ठे होने में कौन हेल्प कर रहा है, शायद जो टिश्यू फॉर्मेशन में है, कि वो यही सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। यानी जो डिफरेंट ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन वाला होगा वो किसी दूसरे सेल के साथ जाके स्टिक नहीं करेगा, जो सिमिलर टाइप के होते हैं वही क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक करेंगे। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये जो सेल सरफेस मार्कर्स हैं ये इस तरह से क्या था कि जो टिश्यू फॉर्मेशन है उसमें भी क्या होगा, इनका रोल होगा। और टिश्यू फॉर्मेशन में क्या होता है कि बेसिकली जो सिमिलर सेल्स हैं दे विल स्टिक टुगेदर, वो आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं, अटैच हो जाएंगे, और उसके लिए बेसिकली क्या होते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। जी बेटा, अभी ना होपफुली ये जो हमने किया था ना कि जो केमिकल कंपोनेंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिसमें लिपिड्स भी आ जाती हैं, प्रोटीन्स हैं, या जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, आई थिंक ये सारी बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक ओवरऑल फंक्शन बनता है ना, यानी मेन हमने कहा था कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से क्या करेगी, कुछ मॉलिक्यूल्स को जब अलाउ कर रही है कुछ को नहीं कर रही, और जैसा ये ना अलाउ करती है कुछ मॉलिक्यूल्स को जस्ट पास ऑन होने के लिए, तो इसका मीनिंग क्या है कि इट इज़ हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो वो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स और उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके जो डिफरेंट मैकेनिज़्म है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब डिस्कस करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।